ये हिस्ट्री में आपने देख लिया कि आप 18 प्लस में 2 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऊपर जितने भी चीज़ बताए आप उसे पी जाओ, अच्छे तरीके से रट लो, सही तरीके से 2 मैप हो गया और आपके 9 और 9 मतलब कि 6 नंबर के आपके 3 चैप्टर हो गए, वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब आगे चैप्टर दूसरा देखते हैं। तो आपके पास आंसर दिया हो गया है कि पश्चिम मतलब कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ पे गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, क्यों होता है, उसका आंसर आपको कुछ इस तरीके का लिख के आना है। अगर आप नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आपका जो SST का पेपर है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ साथ में आपको इसके अंदर में जो थ्योरी बन सकते हैं और जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक सेट होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। मेरे भाई ये आपके मतलब कि PPT पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मतलब क्या आता है ना, PPT पूरा डिजिटल बोर्ड पे इसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं आपको PPT के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। आपको कंप्लीट वीडियो को वॉच करनी है और दोस्त याद रखना, जो जो बताऊं उसको कीवर्ड्स को माइंड में सेट करना और कॉपी में भले 1-2 दिन का समय हो आप नोट डाउन कर लेना। आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा, 75-70 के प्लस में आप चले जाओगे। सबसे पहला पॉइंट समझो इसमें करना क्या क्या है। आपको पता है कि सबसे पहले इतिहास वाली बुक है जो आपके भारत व समकालीन विश्व कहते हो, उसके अंदर में पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ इन 3 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मतलब इन्हीं चैप्टर से और इनके आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो 18 नंबर के ये तीनों चैप्टर होगा, अब प्लस इन दोनों में से मतलब फ्रांस की क्रांति और नाथसवादी हिटलर में से 2 आपके मैप आएंगे। मैप ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप सर्च करके देख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने आ जाएगा भूगोल, और भूगोल के अंदर में आपके सामने ये वाला चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जनसंख्या थोड़ा सा मैप में आ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जहाँ से आपके केस बेस्ड, अब मैप तो है ही नहीं इसके अंदर में, यहाँ से एक भी चैप्टर में कोई छेड़खानी नहीं है। तो मेरे भाई आपको अगर पूरे नंबर लाने हैं तो आप इसको 20 नंबर के लिए पूरे पी जाओ पकड़ के, क्योंकि ये 5 चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लैंग्वेज है, अभी क्वेश्चंस आप आगे देखोगे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझे मेरे भाई। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर में आप पहला छोड़ देना, उसके अलावा ये तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पकड़ के पी जाओ। तो मेरे भाई अगर आप इतना कर लोगे तो मेरे भाई आप डेफिनेटली यहाँ पे 75 प्लस कर जाओगे। अगर वन मोर थिंग, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बालक हो तो आप लोगों को पता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में मैथ्स का पेपर आया था वो बहुत थोड़ा मतलब ठीक ठाक अच्छा पेपर था, लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा हाई लेवल था, टफ लेवल था, मतलब देखा जाए तो 20% थोड़ा सा ऊपर वेरी कर रहा था। आप लोग को ये चीज़ बताना, आप लोग को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है या इवनिंग शिफ्ट में, बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, फिर आगे देखते हैं करना क्या है। ठीक दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति। आपको बताएं फ्रांस की क्रांति, आपको यहाँ पे एक पॉइंट ना पता होना चाहिए कि यहाँ से आपके एक क्वेश्चंस बनेंगे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस और यहाँ पे मैचिंग भी आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको एक पॉइंट याद रखने वाली बात यह है, जो प्रथम स्टेट था, द्वितीय स्टेट था और तृतीय था, उसमें कौन कौन आ रहे थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय जिसमें फ्रांसीसी साम्राज्य के कुलीन वर्ग आते थे, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी मतलब कि अदालकारी, कर्मचारी, वकील ये सब आते थे। और एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जो टैक्स लिए जाते थे मेरे भाई, एक पॉइंट और ये आपको याद रखना है, तो जो ये पहला है ना यहाँ पे मतलब कि द्वितीय मतलब तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर कौन सा था, ये टाइड था। और तृतीय स्टेट से जो सरकार वसूलते थे टैक्स वो कौन सा था, ये टाइड था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना। ठीक भाई, उसके बाद में वह राजा जो बुर्बो वंश का राजा था, देखो एक पॉइंट याद रखना, ये जो आपके पास लुई 16 बना था ये आपके MCQ में आ सकता है, तो ये MCQ फॉर्मेट भी आपको याद रखना। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लोगे ना भाई, आपको SST बस आपको बस एक बार ना लिखने की जरूरत होगी, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझे दोस्त, आगे चलते हैं, आपको ये सारी चीज़ें को देखना ही पड़ेगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और देख सकते हो, स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। तो आप ये भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, कभी असेशन रीजन में पूछ दे। समझे मेरे भाई, उसके बाद में आगे चलते हैं और एक पॉइंट और देखना यहाँ पे,
जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 जुलाई 1789 को क्रूर भीड़ ने बस्टिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। तो ये भी आपको क्या है यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जो कि डेट के साथ, आप आंसर हमेशा डेट के साथ लिखना। ठीक भाई, समझे यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होंगे, कौन सा है मेरे भाई। सबसे पहला यहाँ पे मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिले। जो पुरुष थे उनकी उम्र 25 से अधिक होनी चाहिए थे, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। कर मतलब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, ये होते थे टैक्सेस। समझे मेरे भाई। यहाँ पे महिला और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिकता निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित व्यवस्थित कर दिया जाता था। कहने का मतलब राजा की जो शक्ति होती थी, विधायिका जो कानून बनाते थे, कार्यपालिका जो कानून को लागू करते थे, जो इन सबों का निगरानी करते थे। समझे दोस्त। आगे पॉइंट को चलते हैं फटाफट से। यहाँ से आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। 10 अगस्त 1799 को जोक्विन क्लब के सदस्य ने रोबोस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। 21 सितंबर था 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1793 से 94 के दौरान जो आपके पास यहाँ पे आतंक का काल कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सारे एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 1804 में जो 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया था, कौन था ये? नेपोलियन बोनापार्ट। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे दोस्त। उसके बाद एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आप याद रख के जाना। महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में जाकर मिला था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया? 1848 में। आप सारी चीज़ों को समझते जाओ, बस आपका काम अच्छा हो जाएगा पेपर के अंदर में। देखो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति कैसी थी? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए बन रहे मेरे दोस्त क्योंकि आप ये फ्लो चार्ट याद रख लोगे तो आप पूरे पेपर में लिख पाओगे। जैसे आप देख रहे हो फ्रांसीसी क्रांति के समय साम्राज्य की स्थिति कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार था, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। दूसरा, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज को बोझ सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ ज़्यादा था, क्योंकि ब्रिटेन ने उसकी मदद की थी। बेफजूल खर्ची की वजह से राजकोष मतलब कि इसके पास घाटा आने लगा सरकारी मतलब कि भत्ते में। आजीविका संकट मतलब जीने का कोई राह नहीं था। तो इस तरह की कहानियाँ थी वहाँ पे। फिर आप ना एक पॉइंट ये भी आप यहाँ से एक पॉइंट समझ सकते हो कि जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो आप यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। सबसे पहला सामाजिक कारण था, एक राजनीतिक कारण था, एक आर्थिक कारण था। तो ये तीनों कारण आप लिख सकते हो जब ये फ्रांसीसी के कारण आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सामाजिक कारण में क्या लिखोगे? सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, ये समाज का ही बात हो गया। राजनीतिक क्या था? कमजोर शासन थे। लुई 16 की खराब नीति थी, वो अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाए, वहाँ पे अपने अय्यासी में सारा पैसा लगा दिया। आर्थिक क्या था? वहाँ पे राजकोषीय मतलब कि खाली राजकोषीय, बढ़ता कर्ज, खराब फसल, कुछ हो ही नहीं पाए तो काहे वहाँ पे इंप्रूवमेंट होता। एक ये पॉइंट लिख दोगे। फिर आपके पास यहाँ पे ये मैप भी आपको याद रखना है। देखो मैप भी साथ साथ कवर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रांस के मानचित्र में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पेरिस दिख रहा है, ये नेट्टे दिख रहा है, ये आपको मार्टिन दिख रहा है, ये बोरक्स नक्श दिख रहा है। ये आपके पास वैसे मैप वाला कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी आप मैप पर सर्च करके देख सकते हो। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ये चलो छोड़ो, मैं आपको एमसीक्यू की तरफ लेके चलता हूँ। एमसीक्यू में आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और प्लीज़ आप लोग इन एमसीक्यू का कमेंट में सारे बच्चे आंसर करेंगे और डेफिनेटली आंसर करेंगे और विथ फायर इमोजी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 क्वेश्चन है और आप ये भी मैच कर लेंगे 5 में से कितने सही हो रहे। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? ये लुई 14, 15, 16 या 18। मेरे भाई समझे, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। 18वीं सदी के दौरान फ्रांसीसी साम्राज्य को कितने रियायतों में बांटा गया था? एक सामने आपके पास ऑप्शन है। द सोपल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब किसने लिखी थी? नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई कब लड़ा था? ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनमें से अगर आपने सारे आंसर नहीं आते हैं तो अभी जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी बच्चों कमेंट में होना चाहिए। और प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखो यार आपके लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा है और आपके पेपर में डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। समझे। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस पे।
वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप 1.5 पे करके देख लेना, क्योंकि आपके सामने कंप्लीट सेशन रखा गया वन शॉट में, समझे दोस्त। तो अब मेरे भाई जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वो आपके सामने आने वाला है। ठीक दोस्त, देखो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने एक जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको कुछ इस तरह की कहानियां दिखेंगी, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चंस, फ्रांस के सभी उपनिवेश से दास प्रथा कब समाप्त की गई। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, समझे दोस्त। उसके बाद क्या है आपके लिए एक पॉइंट और, ये जो है आपके सामने ये चित्र को, आपके सामने ये चित्र भी बना हुआ आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू एनईपी आया है वो 10th पैटर्न लेके चल रहा है, आप मैथ्स में देख सकते हो, समझे मेरे भाई। उसके बाद 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट याद रखना कि ये नेपोलियन का उदय के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, ये जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक तो ये कर लेना। एक उसके बाद ही सबसे पहले यहाँ पर लुई 16वें के सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, एक तो पॉइंट, और जितने भी स्टेट्स थे उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जोकोबिन क्लब के बारे में 5 लाइन आपको स्टेटमेंट तैयार कर लेनी है, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, 1791 में फ्रांसीसी संविधान द्वारा किन अधिकारों को प्राकृतिक और विच्छेद के रूप में वर्णित किया गया था। एक तो ये पॉइंट हो गया, समझे भाई। उसके बाद में आजकल जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समाज में सभी वर्गों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया, अपने उत्तर को मतलब तर्क देना है अपने हिसाब से। एक तो ये पॉइंट हो गए। उसके बाद जैसे आप यहाँ पाओगे ये आपके क्या है, केस बेस्ड है, तो मे बी आपके केस बेस्ड भी बन सकते हैं, तो आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना। ये आपके पास मैप है, मैप में फ्रांस की कह रहे हैं यहाँ पे केंद्र विचार क्या क्या थे उसके बारे में आपको यहाँ पे इस मैप में 4 चीज़ दिखाने का आ जाएगा, पेरिस, ये मार्सले, नेंटेक, नेंटेस और बोर्डो। ये अभी आपने ऊपर देखा तो वो पॉइंट आपको याद करके जाना है। अगर आप लोगों ने नहीं पीछे देखा था तो ये आपके पास 5 उत्तर है जो आप देख सकते हो। लुई 16 था 3 वर्ग में, रूसो 18-15 और ये टाइड वाला तो हटा दो नीचे का। तो मेरे दोस्त आप लोग अगर यहाँ तक देख चुके हो, बस आप लोग को एक चीज़ कमेंट करना है। बस आपको क्या कमेंट करना है, टॉपर, बस आपको ये कमेंट करना है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, आप जो चीज़ सोचते हो वैसा आप बनते हो। बस अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्त। उसके बाद में आप चलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। देखिए सेक्शन सी के अंदर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास आंसर्स कुछ इस तरीके से होगा, तो ठीक है। आप लोग के पास अगर देखो सीधे पहले आप ये समझ जाओ, अगर आप क्लास 9th में एसएसटी सपोर्ट्स आपके पास है तो आप वहाँ से इस चीज़ को कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप मैप भी देख लो, मैप भी एक ही बार में समझ लो कि यहाँ से आपके 1 नंबर का मैप ये कंप्लीट हो गया। ये जो एरिया है ये किसका, फ्रांस का है। जो ये नीचे वाला एरिया है ये मार्सले का एरिया है, ये बोर्डक्स ये वाला बड़ा एरिया है, नेंटे का ये बड़ा एरिया। आप कैसे याद रखोगे, ये भी नेंटेस सबसे लास्ट में था, ये बोर्डक्स सबसे लास्ट में था, मार्सले सबसे नीचे था, और ये पेरिस जो था यहाँ से दूसरे नंबर का पेरिस था। तो आपका 1 नंबर का मैप भी कंप्लीट होता है, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। उसके बाद आप चलते हैं जो सेकेंड चैप्टर है यूरोप में। अब देखो भैया ध्यान सुनना, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंकअप है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। तो चलो फटाफट से देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी। यहाँ से हम बड़े क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ये जो है आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये उदारवादी, ये रेडिकल और ये रूढ़िवादी, ये तीनों के बीच में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करो। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हो, समझे। तो इसका पॉइंट आपको करके ही जाना है। उसके बाद में आधुनिकीकरण की समस्या हटाओ, यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन, ब्लॉक, कार्ल मार्क्स। यहाँ पे ना एक देखो, एक आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे कार्ल मार्क्स के विचारधारा, तो आपको यहाँ पे कार्ल मार्क्स की विचारधारा को करनी है, क्योंकि समाजवाद में कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे 20वीं सदी में, ये तो है नहीं भाई। उसके बाद 1905 की खूनी रविवार, एक ये पूछा जाता है खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो आप ये 1905 की क्रांति को जरूर करके जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त जितना बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनते जाओ, आपको दोनों शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चंस मिलते हुए मिलेंगे, समझे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो यहाँ पे, जो ये ड्यूमा के रूप में रूढ़िवादी राजनेताओं ने भर दिया ताकि उसकी शक्ति अंकुश न लगे, इसके लिए पॉइंट आपको एक याद रखना है। क्या याद रखना है, अभी देखो, क्योंकि रूस की कहानी आपको पता है कि कैसे कैसे कहानी थी।
प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए 1914 से 18 में हुआ था। सेकंड भी आप याद रख लो, कभी पूछ दे तो दिक्कत ना हो जाए। 1939 से ये 45 के बीच में हुआ था, जिसपे कि अमेरिका ने जापान पे कितने बम गिरे थे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिया नहीं गया मुख्य मित्र के, यहाँ पे आपके पास अमेरिका भी था, यहाँ पे अलाइड पावर में, तो ये भी पॉइंट देखो, समझे भाई। तो ये एक थी फरवरी क्रांति, एक पॉइंट, मतलब आपने देखा एक तो वहाँ पे खूनी रविवार वाला, एक ये फरवरी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया। उसके बाद में देखो कारण क्या क्या थे, घटना क्या थे, प्रभाव क्या थे। एक ये मतलब मेरे को लग नहीं रहा ये वाला इस बार पूछा जाएगा। अप्रैल थीम, अप्रैल की अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर मेरे भाई इसे रहने देते हैं एक बार, बस थोड़ा सा देखना होगा। हाँ एक बार ये आपके गृह युद्ध का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद, जो घरों में एक देश के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसे गृह युद्ध कहते हैं। समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ, आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। लेकिन अब आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे हम सबसे पहले। देखो भाई यहाँ से तो मेरे को अर्सेसन रीजन ज़्यादा कुछ फोकस लग नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ये राजा के बारे में नीचे दे गए विकल्प के पोस्टर को पहचानिए, आप बता सकते हैं ये कौन था, यहाँ पे इस राजा का क्या नाम था। मतलब इस पिक्चर में जो आपको ये चचा दिख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले चचा, इसका क्या नाम था। हिटलर बताओ, जार निकोलस सेकेंड था, व्लादिमीर लेनिन था, या लुईस 16 था। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने बुक एनसीईआरटी में पढ़ा है। उसी हिसाब से हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटाना पड़ेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का विरोध क्यों थे। एक ये पहला पॉइंट समझ लो। सार्वभौमिक अधिकार का मतलब हो गया जो 21 साल से हटा के 18 साल जो बच्चों का मतलब कि वोट डालने करते उसके लिए था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये होना चाहिए। उसके बाद में कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन के विचार को भी, तो कार्ल मार्क्स का जरूर पढ़ के जाना चाहे कुछ हो ना हो। उसके बाद औद्योगिक श्रम और सैनिक अप्रैल थीम्स पर कैसे प्रभावित थे, आप एक टर्म्स करके जाना। भले ये पेपर में आए ना आए, लेकिन आपको मेरे भाई ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। जो बड़े नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की फरवरी क्रांति को कैसे प्रभावित किया, एक ये पॉइंट करके जाना, समझे। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक, 1905 से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का राजनीतिक विश्लेषण करें, ये पॉइंट आप अच्छे से बता देना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो गए। अगर केस बेस बनेगा तो केस बेस भी आप इजी तरीके से कर दोगे, इतना मुझे पता है। और यहाँ से जो है आपके सामने ये आपके पास बहुत लंबा सा मैप है, यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा। अब उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा चैप्टर जो आपके लिए मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई, आप अच्छे से समझ के जाना। देखो अध्याय 3 में नात्सवादी हिटलर का उदय कैसे हुआ, तो आप लोग को पता होना चाहिए जब प्रथम विश्व युद्ध हिटलर की वजह से हुआ था। आपको पता है कि कितने में 1914 से लेकर 18 के बीच में होता है। सेकंड जो है 1939 से यहाँ पे 45 के बीच में हुआ था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि 3 से 4 चीज़ थी, यहाँ पे मित्र शक्ति थी और केंद्र शक्तियाँ थी। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की थे। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे 1939 से 45 में। यहाँ पे मित्र राष्ट्र कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका। जब भी तो अमेरिका ने बम गिरा था, कितने 2 बार बम गिरा था। एक तो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को है भाई, यहाँ लिख लेना, स्पेस नहीं है। फिर एक 9 अगस्त 1945 को 2 गिरा था। तीसरा भी गिरने वाला था 15 अगस्त को, बट मना कर दिया था। जो 6 अगस्त को गिरा गया था इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, ठीक है भाई। और जो दूसरा बम गिरा था उसे फैटमैन बोला गया था, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट था किसका, अमेरिका की तरफ से। उसके बाद में 1919 में ये वायरसाई की संधि हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो यहाँ पे जो वायरसाई की संधि थी क्या क्या था, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जिम्मेदार जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। आपको पता है क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कितने बिलियन डॉलर का इसको कितने मतलब कि बिलियन मतलब वही अरब का वो करना पड़ा था, जुर्माना देना पड़ा था, आप लोग कमेंट कर दो। फिर जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई थी। नीच संसाधनों वाले राइनलैंड था उसको मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया था। जर्मनी के सारे उपनिवेश 10%, ये जितने भी आप एनसीईआरटी देख लेना। और युद्ध में जितने भी 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वारसा की संधि का, समझे भाई। एक अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो ना हो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वाइमर गणराज्य का। तो वाइमर गणराज्य के बारे में एक टॉपिक तैयार करके जाना मेरे दोस्त, समझे। उसके बाद में आ जाओ हिटलर उदय और पतन। अगर आप ये पूरा पैटर्न आप पढ़ोगे तो देखो कैसे कैसे था। सबसे पहले एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, कैसे कि एक एमसीक्यू बनने के पीछे ये है, जो हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 में, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना मेरे भाई, ऑस्ट्रिया में हुआ था।
ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और उसने क्या करा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जर्मन वर्क्स पार्टी के प्रमुख बाद में बने थे। फिर बाद में 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से हिटलर अपनी कहानी को किस तरीके से बयां करता रहा और आगे जाने जाते जाते आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में सबको डुबा गया। ठीक भाई, ये भी पॉइंट आपको पता चाहिए। अगर नहीं पता तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपना आंसर याद कर सकते हो। जर्मनी में हिटलर का उदय के कारण क्या थे, समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया पे। उसके बाद में नासी विरोधी हटाओ तो उसको, नासी में जर्मनी, हाँ ये देखो एक पॉइंट देखना, नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या क्या थी। एक महिलाओं का जो यहाँ पे रोल था वो भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जर्मनी में महिलाओं की क्या क्या स्थिति थी, ये भी पॉइंट आपको करके जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे कीवर्ड्स को अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आप देख सकते हो महिलाओं की स्थिति कैसे, लड़कियों और अच्छी माँ को युद्ध मतलब कि शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बनाया जाता था। अब इसको ये कैसे पता शुद्ध रक्त किसका है, मतलब हिटलर भी अजीब ही इंसान था भाई, सच बता रहा हूँ। देखो नाज़ी प्रोपोगेंडा किस तरीके से इसने सारी चीज़ों को फैला दिया था वहाँ पे। तो आप लोग मुझे सबसे पहला इसके अंदर में अभी आप लोगों ने पढ़ा और आप लोग का किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था और ईयर क्या था, ईयर अभी हमने डिस्कस किया। सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए। अब प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इतना शिद्दत से आपकी पूरी कंप्लीट सेट करने के लिए इस वीडियो के यार 1.5 के लाइक बस आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आई होप सो आप इतना करवा दोगे, समझे दोस्त। ये हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं और ये रीजन ये सब है। क्वेश्चन 2 में देखो क्या है कि सबसे बड़े क्वेश्चंस में जहां से लग रहा है कि क्वेश्चंस बन सकता है, आप ध्यान सुनो। सबसे पहले आपको ये देखो क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके से हैं और ये सारे आपके इसी बेस के क्वेश्चंस हैं। मतलब इस ईयर 2023 और 24 पैटर्न के जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के कोई 3 प्रभाव बताओ। 3 प्रभाव क्या क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ आपने पढ़ा सब छाप देना। वार्षिक संधि के किन 3 बिंदुओं के बारे में बताना, ठीक है दोस्त। तो ये सारे टर्म्स जहाँ से इंपॉर्टेंट थे वो आप लिख सकते हो, समझे। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट है, जो मतलब कुछ बातें ऐसे याद रखनी चाहिए आपको। नाजी साम्राज्य में औरतों की क्या क्या भूमिका थी, एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे वार्सा में हुई संधि की विशेषता क्या क्या थी, जर्मनी पर नाजीवाद के क्या क्या प्रभाव पड़े। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप पूरे पेपर में आग लगा दोगे मेरे भाई, समझे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट 1929-32 में आर्थिक मंदी पर अमेरिका का क्या प्रभाव पड़ा, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ही जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया, राजा का बेटा राजा, वो वाला कहानी मेरे भाई। तो आगे चलते हैं, केस बेस आपके सामने हो गया। तो इस तरीके के 5 नंबर के उत्तर आप जब क्वेश्चंस होंगे तो आप ये पॉइंटों में बना कर लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने में। चलो अब आगे जो थे आगे हम देखते हैं किसके। ये तो हो गया आपके सामने केस बेस का, यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये आपके यहाँ पे हिस्ट्री होता है आपका ख़त्म। ये हिस्ट्री में आपने देख लिया कि आप 18+ में 2 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऊपर जितने भी चीज़ बताए आप उसे पी जाओ, अच्छे तरीके से रट लो, सही तरीके से 2 मैप हो गया। और आपके 9 और 9 मतलब कि 6 नंबर के आपके 3 चैप्टर हो गए, वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब आगे चैप्टर दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे ज्योग्राफी का, जो कि आपके सामने यहाँ भूगोल। और मेरे भाई इसको ना बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि ये आपके 17+3 में जाएगा, क्योंकि 3 आपके मैप होंगे। और इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है ना कि यहाँ से जो आपके MCQ बनेंगे वो MCQ आपको टू बी रिलेटेड बता रहा हूँ, NCERT से कभी बाहर पेपर नहीं देखा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट ना देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं लास्ट ईयर का पेपर बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या है कि पॉपुलेशन पर अपने इंडिया 2nd नंबर पर था, तो वो पूछा था। लेकिन अगर इस बार पूछे तो आप कितने नंबर पे बताओगे, पहले नंबर पे। ये पॉइंट आपको अच्छे से करना है। और भारत के अंदर में अभी 8 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, समझ लो बात को यहाँ पे। ये हो गया। और यहाँ पे देखो जनसंख्या विश्व में भारत का स्थान, या आप यहाँ पे दूसरा नहीं, आप यहाँ पे पहला लगाना, क्योंकि आपको तो पहले नंबर पे होगा, हमने चाइना को बीट कर दिया है। क्षेत्रफल के अनुसार हम यहाँ पे कितने 7वें नंबर पे हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखना। पूरे वर्ल्ड का 2.4% हमारे पास लैंड है, तो ये भी पॉइंट समझ आना चाहिए आपको। और यहाँ पे दिखा देता हूँ एक टर्म्स, ये आपके MCQ में लास्ट ईयर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। भारत की स्थल सीमा मतलब क्या है, जैसे आप जानते हो ये भारत है, हमारा प्यारा भारत है। नीचे से ये पूरे एरिया को जो कवर करता है ये 15,200 किलोमीटर का पूरा एरिया है, समझे दोस्त। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की समुद्री सीमा की कुल रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर, आपको पता है कि जैसे मान लो भारत है,
यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपके पास लक्षद्वीप है। तो जो एरिया यहाँ से गुजरात से लेके इस एरिया तक अंडमान निकोबार की पूरी एरिया को, जो पानी वाले एरिया को लाइक करता है, उसे हम कहते हैं समुद्री रेखाएं, जो कि भारत जो है ना यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर अपनी एरिया को टच करता है। समझे मेरे भाई? तो ये भी पॉइंट याद रखना। और इंपॉर्टेंट भारत के यम उत्तर जो होता है, ये आपके एक MCQ में पूछा जा सकता है। 82 1.5 ऑफ, मतलब इसको आप ना ऐसे भी लिखा आ सकता है आपके सामने, 1/2 ऐसे भी लिखा आ सकता है। पूर्वी देशांतर, यहाँ पे याद रखना पूर्वी की जगह बहुत सारे एरिया चेंज कर देते हैं। और भारत में ये जो समय रेखा है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से देखा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझे? तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ये जो डायमेंशन दिख रहे आपको, जैसे मान लो भारत है, भारत आप जानते हो ये ऊपर है, यहाँ पे ये आपके पास नीचे वाला, मतलब ऐसे बना देता हूँ, देखो इससे ऐसे बनाता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो भारत की एकदम एक एरिया दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है आपको, ये जो उत्तर की ओर है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट से लेके नीचे की एरिया 8 डिग्री 4 मिनट तक है यहाँ पे। जो इधर का है 97 पॉइंट यहाँ पे 20 और यहाँ पे 68 ये हमारे ग्लोब के ऊपर में एरिया दर्शाया गया है। समझे दोस्त? ये पड़ोसी देश आ जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया। एक MCQ कहीं ना कहीं पूछ ले तो ये जल संधि, ये भी पॉइंट करना, पाक जल संधि है यहाँ पे। ठीक दोस्त, ये पॉइंट समझे। और यहाँ पे एक एरिया और है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री। जैसे मान लो ये ग्लोब है, ये ग्लोब के ऊपर में आपने देखा ये इक्वेटर होता है, ये आपके पास कर्क रेखा, ये मकर रेखा होता है। तो ये जो होता है 23 डिग्री 1.5, ये नॉर्थ वाला, ये ऊपर, यहाँ पे ये नीचे साउथ। ये तो आपके पास कर्क रेखा हो गया। अगर यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ होगा तो ये कर्क की जगह मकर रेखा हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न भारत की जो किन राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। 4 राज्य दे देंगे, अगर बोलना होगा इनमें से कौन सा नहीं है तो ये राज्य को सही से याद कर लो कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती, जिसमें कि देख लो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है, इनमें से कोई एक मिसिंग दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब पॉपुलेशन के आधार पे आपको जानते हैं यूपी है, ये पॉइंट याद रखना। गोवा जो है सबसे छोटा है, गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो हमारा भारत है, ये नॉर्थ से साउथ, इसकी लेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा है, कितना 3214 किलोमीटर है, ये भी पॉइंट याद रखना। ये नॉर्थ से मतलब अरुणाचल प्रदेश से या गुजरात तक ये 2933 किलोमीटर है, ये पॉइंट आपको याद रखना। समझे? और ये वाला जो एरिया यहाँ पे, ये लक्षद्वीप है, हिंद महासागर के पास में, ये भी पॉइंट याद रखना। समझे? अब आगे चलते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना मेरे भाई। सबसे पहला अभी आपके सामने एक भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आप देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पूरब मतलब ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में सबसे कौन 96.25, 90.75 या 93.25 या 97.25। आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। समझिए मेरे भाई, ये पॉइंट हो गए। जैसे एक क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली डैश संधि है, आपको देना यहाँ पे पाक जल संधि है। समझे? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अब चलते लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। समझे? ये तो आपके MCQ है, तो ज़्यादा कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब 2-2 नंबर में क्वेश्चन देखो कौन सा बन सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? एक तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है? ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में 5 नंबर के समय देखो, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, अगर बन गया तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन बन जाता है। तो हिंद महासागर में भारत और केंद्र स्थिति को इसके प्रकार लाभ होता है। आप जानते हो, जैसे हिंद महासागर, आप जानते हो यार, हमारे देश के लिए, व्यापार के लिए चुस्सी पाते जितने भी मरीन आते हैं, इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। समझे? तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए 5 नंबर वाले, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर देखो, जो आप यहाँ पे आंसर दोगे कि क्या है रीजन था। ये जो आपके पास आंसर दिया हो गया है कि पश्चिम मतलब कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ पे गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, क्यों होता है? उसका आंसर आपको कुछ इस तरीके का लिख के आना है। अगर आप इस तरीके का आंसर लिख के आओगे तो आपके भाई पूरे नंबर मिलेंगे। समझे दोस्त? ये भी पॉइंट समझना। अगला चैप्टर चलते हैं। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। अगला चैप्टर आपके पास
सेकंड है, सेकंड आपके पास ये देखो, ये एरिया आपके पास मैप है, मैप वाली क्लास देख लेना, मिल जाएगा आपको। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, MCQ भी बनेगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर पर पूरा पूरा ध्यान देना। ये है भारत का भौगोलिक स्वरूप। आप जानते हो बहुत सारा टर्म्स है इसमें, बहुत सारे डायग्राम है आपके सामने। देखो हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है, तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला क्या है, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है हिमालय किस तरह के माउंटेन है। तो आप है ना, न्यू फोल्डेड मतलब हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ये आ सकता है पेपर के अंदर में। और हिमालय उत्तरी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। और हिमालय की जो तो 3 फेजेस, एक तो हिमाद्री हिमालय, एक हिमाचल है, एक शिवालिक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, समझे। ये हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो हिमाद्री जो है सबसे ऊपर वाला है, हिमाचल 20 वाला, ऐसे याद रखना, हिमाचल को काट के जा रहा है, शिवालिक सबसे नीचे वाला। जो ऊपर है कश्मीर के पास में सबसे ऊपर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट आपको याद, कभी मैप में आप बस नॉलेज के लिए रख लो, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझे। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर MCQ में आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। सबसे पहला, पंजाब हिमालय का किस किस के बीच में, जो पंजाब हिमालय है सतलुज और सिंधु नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय का है सतलुज और काली नदी के बीच में, ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेपाल हिमालय के काली और तिस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय का तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। पूर्वांचल हिमालय के भारत और पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। एक पॉइंट समझ गए यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट टर्म करके जाना ही जाना है। उत्तरी मैदान क्या है, आप जानते हो उत्तरी मैदान ऊपर के भाग में कौन कौन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। आप जानते हो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। कितने किलोमीटर तक तय करती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। चलो ऑप्शन दे दूं क्या यहाँ पे, चलो 2400, बहुत बच्चे टिक करेंगे यही मुझे पता है। एक 2500, एक यहाँ पे 2525। चलो भाई फटाफट से कमेंट करके बता दो। ये हो गए उत्तरी मैदान में कैसी मृदा है, जलोढ़ मृदा है। आपके 1 नंबर के MCQ में पूछा जा सकता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ये आपके सामने देखो यहाँ पे कैसा है, ये पंजाब की मैदान हो गया, ये गंगा का मैदान हो गया, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे, जो ऊपर आपने चेकआउट किया था। पंजाब के मैदान, ये गंगा का मैदान, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ये भागर आप इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके डिफरेंशिएट या MCQ, ये भाबर, तराई और भांगर। ये वाला भांगर वाला आपके लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आया था, तो ये भी क्वेश्चंस आपको देख के जाना है। भांगर और खादर के बीच में डिफरेंशिएट, समझे दोस्त। तो इतना करते जाओ, आगे मैं आपको सारी चीज़ एक बार में क्लियर कर ही देता हूँ। ये आप चलो यार अमाउंट, आप 10th क्लास में आपको सारी चीज़ें मैं शुरुआत से बताऊँगा, अभी फिलहाल इस चीज़ को देखो। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ये एक पॉइंट समझो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ये वाला है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपके पास पूर्वी तट है, यहाँ पे आपके डिफरेंशिएट आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ये आपके मालाबार तट है, ये आपके पास कोरोमंडल तट है। तो जब आप अच्छे से आंसर लिखोगे तो करके ही जाना, पश्चिमी घाट और आपको पूर्वी घाट में इंपॉर्टेंट करके ही जाना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। बाद में मत बोलना कि क्वेश्चन आ गया और मैं कर नहीं पाया। अगर जब आप आंसर्स लिखोगे, जैसे मान लो इनके बीच में आपके पास डिफरेंशिएट है, तो आप ये कुछ नहीं, अगर सपोज मैप नहीं बना पाए, आप ऐसे बना देना, ये लिख देना पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट है। तो कुछ इस तरीके से, जिससे आपके एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूरे नंबर दे, क्योंकि स्कूल में चेक होगा तो आपको पता है कि सारी चीज़ें ईजी पड़ जाएगा। और देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। कभी कभी एक MCQ यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, ये महेंद्रगिरी है, ये 1501 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची शिखर कौन सा, ये अनायमुदी, जो कि 2695 किलोमीटर है। मेरे दोस्त ये MCQ में इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब लेने जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझे भाई। ये पॉइंट हो गए, ये तो छोड़ दो, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडमान निकोबार, ये आपको होता है 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को जोड़ती है, आपको होता है डाइवर्ट करने वाला, वो तो क्वेश्चन है नहीं। आपके सामने एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है MCQ, जिसका आप यहाँ पे आप आंसर दोगे, और बहुत आंसर सभी बच्चों को सही आना चाहिए। उत्तरी मैदान में कौन से मृदा बने होते हैं, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। आप सभी का कमेंट होना चाहिए जितना ऊपर पूछा गया है। और प्लीज़ यार, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कर दो। 10th क्लास में इतना प्रॉमिस बता रहा हूँ, अगर आप अपने SSB से पढ़ लोगे या अपने ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। आप प्लीज़ यार, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी चीज़ आता है सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे, ये हाइफन है भाई, यहाँ पे 18 आपको मिल जाएगा सब चीज़, समझे दोस्त। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग तो जितना कर ही लोगे, मुझे इतना उम्मीद है, ठीक भाई। तो ये पॉइंट हो गया। ये आप एक बार ना क्या कर सकते हो, चलो ये मैचिंग वाला तो देखेंगे बाद में। आप देखो क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रायद्वीप पठार की बारे में देखना है यहाँ पे, समझे। उसके बाद यहाँ पे हिमाद्री के 5 मतलब कि 5 विशेषता क्या हो सकते हैं, एक ये पॉइंट हो गया। एक यहाँ पे उत्तरी मैदान में विशेषताओं नहीं आएगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 8वां और ये दूसरा आप ये क्वेश्चन करके ही चलो, समझे। और 5 नंबर के अंदर में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, पश्चिमी घाट के मैदान, पूर्वी घाट के मैदान में अंतर, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर, ये मैदान है, ये आपके सिंपल है, तो इसमें कभी कन्फ्यूज़न मत हो जाना, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलो ठीक है, फटाफट से अगले चैप्टर में चलते हैं, जो आपको फटाफट से ये भी कंफर्म हो जाए। तो चलो फटाफट से आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अफवाह, ये आपके पास अफवाह है मेरे भाई, अफवाह मत फैलना, कोई अफवाह मत फैलाना कि आपके कैसे पेपर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। आप अपने मन में रखो सारी चीज़ें, आप डेफिनेटली क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अगर अभी बस यहाँ तक देखे हो, आइज क्लोज करो और ये बोल दो कि हाँ भाई मैं पास होऊंगा, बस कमेंट सेक्शन के अंदर में पास और आपके साथ हार्ट की इमोजी बस कमेंट में होना चाहिए, आप लोग डेफिनेटली पास होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, लाइक नहीं क्यों कर दो, 1.5 के लाइक की आपकी जिम्मेदारी, ठीक दोस्त। आगे चलते हैं, एक पॉइंट आगे देख लो, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सा है, या अमेजन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में गंगा नदी को अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आप कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी, प्रायद्वीप की नदियाँ कौन कौन सी। तो आप लोग देखिए, हिमालय की नदियाँ, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आप ना एक पॉइंट अभी मार्क कर लो, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको हिमालय नदियों के बीच की जो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, आपके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ सकता है। तो समझे, भले ये प्रायद्वीप की आय ना आए, बट यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये देखो भाई, प्रायद्वीप के बारे में कंप्लीट बताया गया। ये चलो मैं आपको तो छोड़ो यार अभी, फिर ठीक है। यहाँ पे नदी तंत्र वो तो आपको बता दिया था, हिमालय नदी और प्राय नदी के बीच में ये आप ये डिफ्रेंशिएट जरूर कर लेना, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट जरूर आता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया भाई, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और एक पॉइंट याद रखना, ब्रह्मपुत्र को जो बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है, यमुना मत समझना। और सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि आपको तो बंगाल खाड़ी वाला डेल्टा है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये एक पॉइंट देखो, यहाँ पे जो झील का नाम है, ये झील का आपके मैच करने के लिए भी आ सकता है, और ये आपके मैप पे भी आएगा। जैसे वुलर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर है, डल झील का जम्मू कश्मीर, सांबर का राजस्थान में, चिल्का का है उड़ीसा में, पुलिकट का है तमिलनाडु में, कोल्लुरु का है आंध्र प्रदेश में। तो ये देखो, मीठे पानी का झील किसको कहा जाता है, वुलर झील को कहा जाता है। लवण मतलब कि किसको, सांभर को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखो, आपके एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, समझे। तो ये नदियों के महत्व क्या क्या है आपको बताया कि नदियों का महत्व किसके लिए होता है, सिंचाई के लिए, ये नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, कृषि को बढ़ावा देना, शहरीकरण के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो। अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन में बने हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके के दिख रहे हैं। मेरे दोस्त ध्यान सुनना, सबसे पहला हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी तंत्र की, ये है गंगा नदी तंत्र की, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की जल, ये आपको याद होना ही चाहिए। किसी तरीके से नदियों के आर्थिक महत्व की विवेचना, किस तरीके से हमारे देश या हमारे लिए आर्थिक मदद की हेल्प करता है नदी, क्योंकि नदियों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हो, समझे। और ये पॉइंट याद को करना है, भारतीय नदियाँ शहरीकरण को प्रदूषित हो रही है, शहरीकरण से प्रदूषित हो रही, आप जाते हो जैसे यमुना का आप एग्जांपल दे सकते हो, किस तरीके से यमुना को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके, और केस बेस भी हो सकता है। तो चलो फटाफट से यहाँ से आपके जो देखो आंसर जो लिखोगे आप इस तरीके से, हिमालय की नदियाँ आप इस तरीके से बताओगे, हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होते हैं, ये नदियाँ अपनी उत्पत्ति समुद्र और लंबा रास्ता पार करती है। तो इस तरीके की चीज़ों को डिफ्रेंशिएट में लिख देना, आप सारी चीज़ें एक दो एग्जाम्पल भी दे देना, जिससे कि आपके आंसर्स अच्छे हो सके, ठीक है। तो चलो अगला चौथा और तीसरा चैप्टर देखते हैं।
आपके सामने मैप यार ज़रूर देख लेना। जलवायु आप क्लाइमेट से कुछ पॉइंट्स कटे हुए, लेकिन कुछ पॉइंट आपके आ रहे हैं यहाँ से। तो जलवायु आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जलवायु में एक पॉइंट और याद रखना यार, इसके अंदर खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स वाला पूछा जा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर बने थे उसी हिसाब पे, ठीक है भाई। तो अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है आपको, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे। तो एक ये पॉइंट हो गया यहाँ से। उसके बाद में 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो छोड़ो यहाँ से, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। आपको मैं यहाँ से ये क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो ये जो है ना आपके सामने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है जलवायु के लिए। सबसे पहला, भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा का अधिकतम 2 माह, नववर्ष के प्रथम माह ठंडे होते हैं। आप ये चैप्टर से पढ़ के जरूर देखना यार, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण पूर्व मानसून में अंतर, एक ये क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा इस वाले में दिमाग मत लगाना। हो सके तो आ जाएगा तो बना बनू के लिख देना, और मैप आप जरूर आप सेट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रहा इस वाले चैप्टर में, तो लेकिन हाँ इतना करने की कोशिश आप लोग जरूर करना, ठीक दोस्त। इतना पॉइंट हो गया, ये तो आपके चैप्टर में आ ही नहीं रहे। तो ज्योग्राफी आप इतना कर लेना। ज्योग्राफी इतना करने के बाद आपके पेपर अच्छे जाएंगे। मैप वाली वीडियो जरूर सर्च कर लो, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, मैप वर्क क्लास 10th बाय SS पाठशाला, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ यार अगर आपने यहाँ तक लाइक नहीं किया कर लेना, और मेरे भाई ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, आप लोग को 10th में वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट हेल्प मिलने वाली है, ठीक दोस्त। तो अगला चैप्टर देखते हैं। ये जनसंख्या से आपके यहाँ से भी देख लो, जनसंख्या से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आपको सबसे पहले 80-81 में जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या थी वो देख लो। भारत में सबसे पहले जो हुआ था यहाँ पे 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन कंप्लीट 1881 में कंप्लीट हुआ था भारत के अंदर में, ये भी पॉइंट याद रखना। अभी तक दूसरी जनगणना अभी हुई नहीं थी कोविड के बाद से। 2011 की जनगणना में कुछ इस तरह की कहानी थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या है यहाँ पे। एक तो ये देखो यहाँ पे 1-1 नंबर में, ये जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्लीज़ करके जाना। प्रवास क्या होता है ये आप लोग को पता ही होगा, लॉकडाउन में सबको समझ आ गया था। देखो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे आपको मतलब कि जन्म दर कहते हैं। मान लो 1000 बच्चे जन्म हुए और इनके अंदर मान लो कि 900 बच्चे बचे, तो उसे हम कहते हैं जन्म दर कहते हैं। सेम उसी तरीके से 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या, मान लो 1000 व्यक्ति थे, उसमें से मान लो 10 व्यक्ति जो थे यहाँ पे डेथ कर गए, तो उसे हम मृत्यु दर बोलेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो चलो भाई एक पॉइंट देखो यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, केरल, सिक्किम, हिमाचल। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ अगर इसका आंसर आप लोग को पता है। तो चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, जनसंख्या वृद्धि की मुख्य क्रियाएं क्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है। आप इन सब क्वेश्चंस को बनाता अच्छे तरीके से बनाना। और एक पॉइंट अगला कि जिससे कि आपके एग्जामिनर ना मतलब कि आप ऐसा डेटा देना, फैक्चुअल डेटा आप अपने आंसर्स में लिखना, जिससे एग्जामिनर एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आपके आंसर्स देख सकें। समझे मेरे। उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय सुझाव। आप सबसे पहले क्या क्या उपाय दे सकते हो, आप लोग ये सब क्वेश्चंस बता देना, ठीक है। यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो ज्योग्राफी आपके यहाँ पर हो जाता है। अब अगला चैप्टर अब आपके सामने यहाँ लोकतंत्र मतलब पॉलिटिकल का चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ से जितने भी चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी नहीं कटा है सारे चैप्टर से। तो आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। और 1 नंबर के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि लोकतंत्र के बारे में, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये स्टेटमेंट कभी कभी MCQ में आ जाता है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाले शासक को क्या कहते हैं, शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ये अब्राहम लिंकन ने, ये आपके MCQ में आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे भाई। तो ये भाई देखो लोकतंत्र वाली बात है, यहाँ से तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक ही पॉइंट याद रखना, आप जितने अच्छे से लिख पाओ प्लीज़ यार आंसर लिखना। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, लोकतंत्र शासन की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है। प्रमुख फैसले लेने की शक्ति होती है, जनता द्वारा निर्वाचित नेता होते हैं। मतलब लोकतंत्र की जो भी मेन भूमिका है वो सारी चीज़ों को आपको डिफाइन करना है। शासन में सबकी भागीदारी होती है, सबको समान अवसर होता है। यहाँ पे आर्टिकल लिख के जाना, जैसे अनटचबिलिटी छुआछूत होता है, आर्टिकल नंबर 17 होता है। यहाँ से ये हो जाएगा, सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में दिया गया है, समझे। तो मतलब ये चैप्टर में ऐसा है ना, अगर आप एक बार चैप्टर भी पढ़ लोगे ना तो आप इजी तरीके से आंसर बना के लिख दोगे। इसमें बस यही है, इसलिए ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं देंगे। फटाफट से आपको मैप कार्टून भी आ सकता है, तो कार्टून भी इस तरीके के देख के जाना, ठीक है।
चलो क्वेश्चंस भी कुछ देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों द्वारा चुनाव करती है। कथन के समर्थ में 2 बिंदु लिखना है। आप जानते हो हमारे लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जनता किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा कोई भी शासक चुना जाता है, तो वही पॉइंट याद रखना आपको। आज जानते हो लोकसभा के इलेक्शन कब होने वाला है, 2024 में, ठीक है, अभी जो पीएम बनेंगे। किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक मताधिकार से जुड़ा हुआ है। आपको पता है सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, जहाँ पे 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार हो। समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आप देखो कैसे बन सकते हैं। लोकतंत्र का बस एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चंस आप इजी तरीके से बना दोगे। समझे, तो चलो फटाफट से 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। मैंने आपको एक ही बताया, क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए आपको डरना नहीं है, बस इन चैप्टर को रीडिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। की पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लो, कोई भी आंसर बना के लिख सकते हो, इसलिए इनका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बन सकता। समझे दोस्त, अगर एमसीक्यू बन गया तो इजी तरीके से कर दोगे। असेसन रीजन भी देख लेना एक बार, ठीक है, असेसन रीजन भी बन सकता है। तो ये देखो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, एक ये डिफरेंशिएट देख लेना। लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक में क्या क्या चीज़, लोकतांत्रिक जिसमें सहमति होती है वो चीज़ें इसमें सहमति नहीं होती है, वही चीज़ है इसके अंदर में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं संविधान वाला, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। यहाँ से आपके तो भैया देखो एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सबको पता होना चाहिए। तो चलो मुझे एक बार बताओ कि भारत का जो संविधान था, ये जो आपके पास यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो संविधान लागू कब हुआ था, क्या कॉमेंट करके बता सकते हो, ऑप्शन दे दूँ। देखो 1948 में, 1947 में, 1949 में या 1950 में। ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजन है, बट क्वेश्चन एक पॉइंट याद रखना, संविधान लागू कब किया गया था, लागू कब किया गया था, ना कि अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म कभी बच्चे क्लिक कर दे, ठीक है। ये पॉइंट समझे। नेल्सन मंडेला जी कहानी आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पता है कि संविधान की आवश्यकता और क्यों जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश में अच्छे तरीके से रहने के लिए, जीवन जीने के लिए संविधान को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ आप देखो भारत संविधान निर्माण में समक्ष में क्या क्या परिस्थितियाँ थी, आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान इतना आसानी से नहीं बना। सबसे पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन के अंदर में सारी चीज़ें थी, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका था, हिंदू मुस्लिम कर चुके थे, देसी रियायतें विलायतें थे, मतलब जो राजा वाजा थे वो सारे बिक गए थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी भारत के संविधान को। फिर भारत का संविधान यहाँ पे बनाने में बहुत मशक्क़त की गई। और इस वाले टर्म से आपके क्या पूछेंगे, ये आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग सारी चीज़ों को देख लो अच्छे से। भारत के संविधान आपको पता होना चाहिए 1940 से जुलाई में चुनाव हुए थे, और ये आपको पता है 1949 में क्या हुआ, लागू कर दिया गया था। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा 1950 में मतलब कि अपनाया गया था 1949 में, और 1950 में लागू कर दिया गया था, जो 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1 नंबर के एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके डॉक्टर मतलब अम्बेडकर जी थे। ये भी, या गांधी जी ने यंग इंडिया की पत्रिका भी लिखी थी, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आए। ये आपके प्रस्तावना थे, समझे भाई। उद्देश्य प्रस्तावना क्या क्या थे, ये पॉइंट होना चाहिए कि क्या होता है। बात संविधान के दर्शन क्या क्या है आपको ना, हम देश के लोग हैं, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है। ये सारी चीज़ें क्लास 11 में आप आगे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा, ठीक है। लोकतंत्र, ये सारे पॉइंट हो गए, आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। रंग भेद के तत्व क्या है आपको पता होना चाहिए, नेल्सन मंडेला वाली कहानी। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, सबसे पहला यहाँ पे संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, एक आप इजी तरीके से करके चले जाना, क्योंकि यहाँ से 5-10 पॉइंट बना लोगे आपके सारे आंसर्स बन जाएंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं चैप्टर है ये। पॉलिटिकल तो बहुत ही आसान होता है, आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन क्या तर्क है, संशोधन का मतलब होता है कुछ भी चेंजेस करना, तो ये भी पॉइंट याद रखना। 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा संशोधन है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। मैंने क्या था, अगेन आपके पास एक ही चीज़ है, संविधान क्यों आवश्यक है आपको पता चल गया। संविधान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता देश में, वरना लोग तो अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ के लिए क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना और भाई आपको आंसर लिख देना, ज़्यादा सोचना नहीं है, समझे दोस्त। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे चुनावी राजनीति। आप जानते हो पॉलिटिकल मुद्दा कितना खराब होता है,
इसलिए आम चुनाव क्या होता है, आम चुनाव हमेशा हर बार कितने 5 साल के लिए होता है। ये सारी चीज़ इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया गया था। तो एक पॉइंट समझो, यहाँ से आपके MCQ बन सकता है अगर अच्छे लेवल का पेपर बना। जो मेरा दिल दिमाग कह रहा है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, लोकतंत्र बताओ जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, ठीक है भाई यहाँ पे, और स्वाभिमान ये नहीं पूछा जाएगा दोस्त, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। फिर हमें चुनने की आवश्यकता क्यों, आप देखो हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। हम उन्हें चुन सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा सरकार बनाएंगे प्रमुख फैसले लेने के लिए। ये सारी चीज़ें जो आप यार बेसिक तरीके से आप किसी भी तम पे लिख सकते हो। देखो दोस्त, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या क्या है, हर किसी को मताधिकार है, चुनाव में वैकल्पिक उपलब्ध है, नियमित अंतराल का चुनाव होता है, वास्तविक चुनाव होता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष होता है चुनाव होता है कि किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब ये सारी चीज़ें इसके अंदर में पॉलिटिकल मैटर है सारे। देखो आप इजी तरीके से इनके लिए तो सबसे पहले आप NCERT पढ़ लो, NCERT के अंदर में सारी चीज़ दिया हुआ है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। इसलिए मैंने कहा था पॉलिटिकल में पूरी 20 नंबर ले सकते हो। देखो मेरे भाई, ये आपके सामने सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपको क्या करना है, मैच करना ही करना है। तो आप अच्छे से करके जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर देखो इस बार थोड़ा सा अलग लेवल का बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए जिस तरीके से टर्म्स बता रहा हूँ आप इसी तरीके से करके जाओ। सेम यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स याद नहीं करनी है, सिर्फ पॉलिटिकल के लिए आप ना भाई 4 से 5 घंटा निकालो और बस आप कर जाओ, ठीक है। बस इतना कर जाओगे तो आपका काम सेट हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं है। चुनाव मतदाता से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, संविधान निर्माण से क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। समझे दोस्त। अगला एक चैप्टर इसके लिए, इसमें जो एक लास्ट चैप्टर है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है, प्लीज़ यार आपको समझ आ रहा होगा, लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्त। ये है संस्थाओं का कामकाज। आपको जानते हो कि कोई संस्था होता है तो किस तरीके से कामकाज करते हैं। इसके अंदर में आपकी विधायपालिका होता है, एक आपके पास कार्यपालिका होता है, एक आपके पास न्यायपालिका होता है, वो सारे टर्म्स। ये देखो सबसे पहला यहाँ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के 3 प्रमुख संस्थाएं कौन सा है, एक तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ये पॉइंट समझ आ गया आपके पास। सबसे ऊपर कौन, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो ये टर्म्स को याद रखना। जो विधायिका होता है, ये विधायिका क्या काम करती है, विधायिका जो होती है मेरे भाई ये कानून बनाता है, ये कार्यपालिका कानून लागू करता है, न्यायपालिका उसमें कोई फैसला देता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति जो है पूरे देश का सबसे बड़ा हेड होता है, लेकिन उसके हाथ में ज़्यादा कुछ होती नहीं है। संसद आपको पता है कि संसद के अंदर 2 हाउसेस है, लोअर हाउसेस मतलब उसे लोकसभा कहते हैं, अपर हाउसेस उसे राज्यसभा कहते हैं। इसमें 5 साल के लिए लोग होते हैं, मतलब 543 मेंबर्स होते हैं, पहले 45 होते थे। 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे 250 मेंबर्स थे, 6 साल के लिए इनके कार्यकाल होता है, 12% ऐसे होते हैं जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। समझे भाई। आगे चलते हैं फटाफट से। कार्यपालिका बता दिया मैंने आपको, कोई भी कानून को लागू करता है, जिससे IAS हो गया, IPS हो गया, ये सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे, ठीक है। प्रधानमंत्री का आपके कार्य भी एक पॉइंट और याद रखना, जो लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में जो कहानी थी, लास्ट ईयर की कहानी ये आया था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आया था लिखने के लिए। तो वो भी पॉइंट आप यहाँ पे देख के जाना, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा इस वाले में, अच्छा ठीक है। भारत के यहाँ पे इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रपति के नियुक्त होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, ये भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, इनका तो इलेक्शन ही अलग तरीके से होता है, ठीक है भाई। एक बार ये पॉइंट को देख लेना। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से एक पॉइंट समझो, ये जो है आप स्क्रीनशॉट रख लो इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति क्या क्या है, तो ये पॉइंट को देखो, शक्ति और कार्य क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको पता है कि राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है भारत का, और आर्मी का, मिलिट्री का सबका बड़ा हेड होता है, ठीक है। न्यायपालिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है। आप अगर न्यायालय से आता है कुछ इस तरीके का मैप बना देना, जैसे कि समझ आना चाहिए एग्जामिनर को, समझे। और आपको ये भी पॉइंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता, उसे राष्ट्रपति नियोजित करता है, और ये देश के लिए मतलब कि ईमानदार रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या एक गरीब आदमी क्यों ना हो, इनके लिए फैसला एक बराबर होता है, समझे भाई। ये हो गया। इसके MCQ तो बहुत कम चांसेस है, बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया। तो रुको एक सेकंड, ये हो गया। मंडल आयोग क्या था, एक पॉइंट देखो, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे
या आपके शॉर्ट आंसर, ये आपके मंडल आयोग कमेटी वाला जरूर करके जाना। मंडल आयोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके बुक में होगा, वहाँ से पढ़ लेना। मंडल आयोग, इनकी सिफारिश क्या थी कि जिसमें 27% आरक्षण देना था नौकरियों के लिए, ये पॉइंट याद है ना। अब बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 33% हो गया। सबसे पहले बिहार में ही हुआ था ये चीज़। ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को भी लाया गया था, समझे। तो ईबीसी वाले बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यार पॉलिटिकल में आप इजी तरीके से बनाकर लिख सकते हो, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपको मैंने कि यहाँ पे मंडल आयोग की जिम्मेदारियां क्या की थी, एक पॉइंट करके जाना है, समझे। तो ये पॉइंट याद रखना। और भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में करके जाना है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्योंकि कानून हमें जरूरत पड़ता है, कानून बनाने के लिए संसद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है, समझे। और ये भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। अगर ये 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इजी तरीके से सारा काम कर जाओगे, समझे। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल। अब आपके पास एक बचता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है भाई। तो इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं हम आगे से क्या क्या इकोनॉमिक्स में आने के चांसेस हैं। अगर इतना कर लियो प्लीज़, यहाँ तक आपने नहीं देखा है, एक देखो लोकतांत्रिक अधिकार, एक ये भी देखना। लोकतांत्रिक अधिकार में आप इसकी क्वेश्चंस की रीडिंग करके चले जाना, आप यहाँ से आप सारी चीज़ों को कर लोगे। क्योंकि देखो मैंने पहले बताया कि ये पूरा सेट जितना भी है यहाँ पे आपके पास MCQ भी है, और MCQ के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये पता है क्या है यहाँ पे, ये जो है समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा। जैसे मौलिक अधिकार है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ में ये पूछ लेगा, अछूत मतलब कि जो समाज के अंदर में अनटचेबिलिटी रखते हैं, ये 17वां इंपॉर्टेंट होता है देखो किसी भी एग्जाम के लिए। तो 1 नंबर के लिए ये याद रख लो, समानता का अधिकार हो गया, फिर आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सारी चीज़ें। और अगर MCQ में 17 नहीं पूछता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे, और रुक जाओ एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे 21वां जो कि आपको ना यहाँ पे, नहीं तो 21 से शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 21A है, कभी 21 में समझना, 21 में A है शिक्षा का अधिकार, और 21 में राइट टू लाइफ मतलब कि प्राणदेही स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार है, समझे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, इसीलिए तो भारत को एक सेक्युलर कंट्री बोला गया है कि हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है। और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 32 को भी करके जाना। भारत के संविधान में इसे आत्मा और हृदय बोला गया था। 32 को 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, समझे। तो ये भी पॉइंट हो गया आपके पास में। धर्मनिरपेक्ष की बात करें, शिक्षा का अधिकार है कि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देगा आपके शिक्षा का अधिकार पे, तो आप उसे जैसे होता है ना कि आप ये आर्टिकल के साथ में लिख देना, अनुच्छेद के साथ में लिख देना, समझे भाई। यहाँ पे देखो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या क्या डिफरेंस है, एक पॉइंट याद रखना। तो ये भी जैसे मान लो इलेक्शन होता है, वोट डालना, आपका वोट डालना क्या राइट टू लाइफ है, मतलब क्या ये कानून अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपके, या आपके मानव अधिकार है। तो ये भाई आपके लीगल राइट्स है। कैसे, ये आपके लीगल राइट्स है, समझे। कोई आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है। कहीं अगर मौलिक अधिकार होता तो कल कहते हैं आप कल इलेक्शन करवा, तो भाई सरकार को कल इलेक्शन करवाना पड़ता, तो ऐसा नहीं, ये आपके लीगल राइट्स है, समझे। तो ये पॉइंट देखो, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार के अधिकार का क्या कार्य, एक ये हो गया। शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ के अधिकार का वर्णन करना है। इन सभी में आपको क्या करना है, आपको पूरे सब में आपको अनुच्छेद के साथ आंसर देना है, जिससे कि आंसर में 4 चांद लग सके, समझे दोस्तों। प्लीज़ यार आप इस तरह क्वेश्चंस करके जाओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। केस बीस भी बनेगा इसके अंदर में, तो आप लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं होना। अब आगे लास्ट चैप्टर आपके सामने, आई मीन की लास्ट बुक है जो आपको दिखना है। इकोनॉमिक्स तो हो ही गया, इकोनॉमिक्स का ही आने वाला है। यहाँ पे पहला चैप्टर से ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो पहले चैप्टर में कुछ करना ज़्यादा है नहीं, बस एक बार पढ़ लेना। वैसे CBSE ने मना कर दिया, ज़्यादा चीज़ इससे नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप बिल्कुल एक बार पढ़ोगे तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम सब सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से ज़्यादा भाई आपके आने के मतलब की संभावना कम है। सेकेंड चैप्टर है संसाधन के रूप में, जहाँ पे मानव पूंजी निर्माण। आप यहाँ से देखो भाई 20 नंबर यहाँ से आप भी उठा सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये देखो संगठित क्षेत्र, मतलब असंगठित और संगठित क्षेत्र, इनके बीच में आप जरूर डिफ्रेंशिएट करके जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं ना कि जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मतलब आने ही आने हैं। और एक मृत्यु दर, जन्म दर, शिशु दर, बेरोजगारी के प्रकार, और लास्ट ईयर जो आए थे आपके ये आए थे परछन बेरोजगारी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे मार्क करके जाओ बेरोजगारी के। तो इस तरह के टर्म्स आपके क्वेश्चंस में आएंगे, और मतलब ऐसा है ना रियल लाइफ से रिलेटेड आएगा। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र मतलब कि रोजमर्रा के जीवन में हम अपनी सारी चीज़ों को देखते हैं और हम उस चीज़ को फील करते हैं, इसीलिए आप इन सब आंसर्स को लिख पाओगे। बस हिस्ट्री का थोड़े अच्छे से करके जाना, और ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी से लिख दोगे आप।
पहला, संगठन के समग्र विकास के लिए स्वस्थ कर्मचारी किस प्रकार काम करते हैं। एक ये मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, एक ये महिलाओं को घरेलू कार्य के आय में मान्यता क्यों नहीं दी जाती। अब वैसे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो अर्निंग मैन होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके घर में इनको भी दिया जाएगा, जो सफलता होते हैं मतलब महिलाओं के लिए जो काम करते हैं, हमारी मम्मी उम्मी काम करती हैं घरों में, उसके लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये मध्य भोजन और सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ से क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करके जाना, जो मिड डे मील मिलता है वो क्यों इंपॉर्टेंट था। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में समग्र विकास और बेरोजगारी का हानिकारक प्रभाव, ये सारे टर्म्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केस बेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धनता एक चुनौती, यहाँ से आपके पॉवर्टी वाला, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे इस तरीके। निर्धनता एक चुनौती होती है। शहरी निर्धनता क्या होता है, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि इस किस बिहाफ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक बार यहाँ पे देखें, एक बार एक पॉइंट देखो, यहाँ पे निर्धनता संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हो सकता है। एक भूमिहीन होना निर्धनता हो सकता है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, परिवार का बड़ा होना, खराब स्वास्थ्य होना, असहायता, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, निर्धनता कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि भारत में जो निर्धनता होती है किस आधार पर नापा जा सकता है। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में 2100 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास यहाँ पे 816 प्रति व्यक्ति माह होना चाहिए, जो कि यार ये तो बहुत मतलब अनबिलीवेबल सी डेटा है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपके सामने 2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। यहाँ से निर्धनता के ऊपर में बस आप टॉपिक पढ़ लोगे, आप सारा आंसर्स लिख दोगे। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके रियल लाइफ से जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं उस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं होती। समझे दोस्त। तो आगे देखते हैं निर्धनता रेखा क्या होता है। इसके अंदर में एक आपके पास बीपीएल लाइन भी आता है, बीपीएल आता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और ग्रामीण गरीबी और शहरी के बीच में महत्वपूर्ण अंतर, मतलब आप आराम से बता सकते हो ग्रामीण क्षेत्र में और इनमें क्या क्या होता है, डिफ्रेंशिएट क्या होता है शहरी जीवन में और ग्रामीण जीवन में क्या होता है। प्लीज़ यार एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, ये हो गया अगला चैप्टर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही आपका ज़्यादा समय इसमें देना चाहिए। एक आपके ये वाले क्वेश्चन खाद में भारत में खाद्य सुरक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ठीक है, एक बार देख के चलो इसे क्या क्या चीज़ सर्वाधिक, लॉन्ग क्वेश्चन ही देखते हैं, सीधा पता चल जाएगा। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, ये आपके लास्ट ईयर पूछा था। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, एफसीआई का फुल फॉर्म भी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ये भी पॉइंट करके जाना। पीडीएस सिस्टम होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन वासन बढ़ते हैं उसे कहते हैं पीडीएस सिस्टम दोस्त, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चीज़ों को समझ आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं होता, आपको स्टोरी भी पढ़ के जानी होती है। और एनसीईआरटी भाई देखो, चाहे आप यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक कुछ भी करोगे, कोई भी जॉब या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे, आपको एनसीईआरटी कोई भी प्रेफरेंस करेगा। तो एनसीईआरटी मेरे दोस्त अभी से करके चलो, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे लेवल पे कर पाओ, समझे। तो चलो फटाफट से आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पीडीएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बफर स्टॉक क्या होता है, एक एक नंबर में या 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। बफर स्टॉक क्या होता है, पीडीएस क्या होता है, रोजगार योजना क्या क्या चीज़ होती है, मतलब सरकार सब्सिडी क्या क्यों देती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये खाद्य सुरक्षा पर हरित क्रांति क्या प्रभाव पड़ा था, एक ये हो गया। बफर स्टॉक को बनाए रखने की क्या आवश्यकता होती है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस करके चलना। और कुछ केस बेस्ड भी है, केस बेस्ड तो 3 आएंगे, तो वो आप सल्टाई दोगे, इतना तो पक्का पता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इकोनॉमिक्स में यहाँ से हो जाते हैं, और इकोनॉमिक्स अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, समझे दोस्त। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर मेरे भाई यहाँ तक आप देखे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो ज़रूर कर लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप वहाँ से पूछ सकते हो, समझे दोस्त। प्लीज़ यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।